सारा प्रणाम, सारा समय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। रोजाना 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। खास बात यह है कि शहरी इलाकों में जहां मामलों में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार में कुछ ऐसे ही मामले सामने आए हैं जो चौंकाने वाले हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह से गंगा नदी में शव तैरते हुए मिले हैं, उससे पानी और नदी में कोरोना फैलने की आशंका खड़ी हो गई है, जिससे खतरा और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के तहत बड़ी संख्या में लोग गंगा जल का आचमन करते हैं। ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो यहां जागरूकता की कमी के चलते ज्यादातर लोग टेस्टिंग तक नहीं करा रहे, जो सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के लिए जानलेवा, वहीं इन सब के बीच एक अच्छी खबर आई है कि जून के महीने में भारतीय कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन ज्यादा कर सकती हैं। साथ ही तीसरी लहर के आने की आशंका के चलते बच्चों के लिए वैक्सीन का फाइनल ट्रायल की जो तैयारी है वो भी चल रही है। लेकिन कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां जांच की रफ्तार को धीमा किया गया है, जिससे आंकड़ों में कमी आई है, जिसको लेकर विशेषज्ञों ने भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि जांच कम करके आंकड़ों को घटाना बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे कभी भी बड़ा कोरोना का विस्फोट हो सकता है। साथ ही डॉक्टरों के सामने ब्लैक फंगस की चुनौती भी खड़ी हो गई है, जिससे निपटने के लिए डॉक्टर दिन रात एक किए हुए हैं। बड़ी बहस में आज बात इसी मुद्दे की कि आखिर कोरोना का आंकड़ा घट रहा है तो मौतें क्यों नहीं घट रही, और अपने संवाददाताओं से भी जानेंगे कि क्या वाकई प्रदेशों में जांच को कम किया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है। तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि कई राज्यों में वैक्सीन की कमी भी दर्ज की गई, लेकिन कोरोना की जो आंकड़ों की रफ्तार है वो जरूर कम हुई है, लेकिन मौत के आंकड़े जस के तस हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि आंकड़े जब घट रहे हैं, आंकड़े जब कम हैं, तो फिर मौतें क्यों हो रही हैं? क्यों शमशान घाट के बाहर कतारें लगी हैं, शव को लेकर लोग खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? और ब्लैक फंगस की चुनौती भी इसी बीच एक बड़ी समस्या बनकर आई है, जिससे हमारे डॉक्टर्स जूझ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं ईएनटी विशेषज्ञ राजेश भारद्वाज जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। जी बताइए प्लीज। जी राजेश जी, कोरोना की जो महामारी चल रही है इससे सभी लोग वाकिफ हैं, आप भी और हम भी। सबसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस की खबरें बहुत आ रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस चारों तरफ अब अपने पैर पसारने लगा है। आखिर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ब्लैक फंगस है क्या और इसके कैसे इसे बचा जा सकता है, कैसे प्रभावित करता है ये? रचना जी, ये ब्लैक फंगस जिसको हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं जी। टेक्निकली, ये इस लहर में भी नहीं, पहली लहर में भी आया था, लेकिन इस लहर में मामले ज्यादा आए हैं। मामले ज्यादा आए हैं इसलिए क्योंकि बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, क्योंकि केसेस ज्यादा हैं इस बार। ब्लैक फंगस कुछ लोगों को होता है और इन्हीं लोगों को हमने ध्यान रखना है। नंबर 1, रिकवर्ड कोविड पेशेंट। मेरे को अभी आजकल सवाल आते हैं लोगों से जिनको कोविड हुआ भी नहीं है, तो नाक अगर बंद है, नाक से डिस्चार्ज है, तो पूछते हैं मेरे को म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया। तो मैं आपको प्री कंडीशंस बता दूं किन किन को ब्लैक फंगस हो सकता है। नंबर 1, कोविड रिकवर्ड पेशेंट 4 से 6-8 हफ्ते के बाद। नंबर 2, जो डायबिटिक हो, खासकर हाई डायबिटिक, जिनका ट्रीटमेंट के दौरान शुगर कंट्रोल में ना रहा हो। नंबर 3, जिनको हाई डोज स्टेरॉयड लंबे अरसे तक दिया गया हो। नंबर 4, जिनको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे डाला हो और मैकेनिकल वेंटिलेशन काफी समय तक गया हो। और नंबर 5, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया हो और वो ऑक्सीजन सपोर्ट भी काफी दिनों तक, हफ्तों तक दिया गया हो। वो पेशेंट जो इम्यून मॉड्यूलेटर्स पे थे, जो आजकल हम पेशेंट्स को देते हैं जब वो आईसीयू में जाते हैं, उनको भी ज्यादा चांस रहता है ब्लैक फंगस डेवलप होने का। इस ब्लैक फंगस के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेयर डिजीज है, कॉमन नहीं है, हमको इसके बारे में इतना घबराना नहीं है। बहुत बहुत कम लोगों को होती है और ये प्री कंडीशंस होती हैं इस बीमारी को होने में। और ताकि हमारे दर्शक ये जान ले, व्यूअर्स को पता चल जाए कि क्या इसके लक्षण है। नाक से काला या जी जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए।
नाक से जैसे काला डिस्चार्ज आता है, क्रस्टिंग होती है, नाक से ब्लीडिंग होती है, मुंह में और चीक्स में दर्द होगा, दांत लूज हो जाएंगे, गिरने लगेंगे, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, आंख नीचे गिरती है जिसको टोसिस कहते हैं, तो ड्रूपिंग ऑफ द आईलेट, डबल विजन हो सकता है, हेडेक हो सकती है, फीवर होता है। और ये हैं लक्षण इसके, ताकि हम पहले ये अगर हम लक्षण देखें, पकड़ लें, डॉक्टर के पास जाएं तो इसका इलाज शुरू हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल सही बात है। एक चीज यहाँ पर और भी जानेंगे, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि कई बार आंखों में अचानक जलन होने लग जाती है, सर दर्द होने लग जाता है, तो क्या ये माना जाए कि सामान्य इन्फेक्शन भी जो इसमें कन्वर्ट हो सकता है, या फिर जो ब्लैक फंगस है और सामान्य इन्फेक्शन है उसमें कितना अंतर है? देखिए, कॉमन कोल्ड, जुकाम, सर्दी, साइनोसाइटिस, ये सब चीजें तो गई नहीं है और लोगों को पता है इन सब के बारे में। तो जिन लोगों को कॉमन कोल्ड है, एलर्जी की बीमारी है, उनको शुरू से पता है, काफी सालों से ये होता है। और ये मेरे सिम्टम हैं: छींक आना, नाक से पानी गिरना, नाक बीच बीच में ब्लॉक हो जाना, नेजल कंजेशन होना, नोज में इचिंग होना। ये बड़े सिंपल से एलर्जी के सिम्टम्स हैं, ये ब्लैक फंगस के सिम्टम नहीं है। और ब्लैक फंगस होने से पहले, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको कोविड होना चाहिए, कोविड से आप रिकवर होने चाहिए, आप डायबिटिक होने चाहिए, आपको स्टेरॉइड की डोज ऐसी मिलनी चाहिए जो या हाई हो या लंबे अरसे तक दी गई हो, तब आपको ब्लैक फंगस के बारे में सोचना है। बिल्कुल राजेश जी, बने रहिए हमारे साथ फेलिक्स ग्रुप के चेयरमैन जो हैं वो भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारा समय में। गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना की महामारी से पहले ही हम सभी जूझ रहे हैं, आपके एफर्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के पेशेंट्स को ही ब्लैक फंगस आखिरकार क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा खतरा क्या उन्हीं लोगों को है? जी बिल्कुल, जो ब्लैक फंगस है इसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निकल टर्म में। और उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम्प्रोमाइज हो, जिनको लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड मिले हो, जैसे जो डायबिटिक लोग हैं खास करके, या किडनी ट्रांसप्लांट के हैं, डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, या ऐसे सीओपीडी अस्थमा वाले पेशेंट हैं जिनको हमने कोविड हो गया, कोविड के बाद उनको कोविड को ट्रीट करने के लिए हमें हाई डोज लंबे समय के लिए स्टेरॉइड देना पड़ा है। उसकी वजह से उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो गई थी। एक तो ये लोग, इनका क्या होता है, इनका डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा बैरियर है, ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी बॉडी की, वो कम हो जाती है। उसमें जो नॉर्मल जो फंगस है रहता है हमारी सॉइल में, प्लांट्स में, सड़े गले या बीच सर्दियों में, इन सब में रहता है, बट नॉर्मली हमको इन्फेक्ट नहीं करता, बिकॉज हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। पर ड्यूरिंग दिस कोविड, पोस्ट कोविड जो ट्रीटमेंट होता है उसमें स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इन लोगों की जो इम्यूनिटी है बहुत कम हो जाती है, उसमें इन्वेड करके नेजल म्यूकोसा से नोज में चला जाएगा, या हमारे जो साइनसेस हैं उसमें जा सकता है, इवन चेस्ट में जा सकता है, या हमारे उसमें पेट में जा सकता है, जीआई ट्रैक्ट में जा सकता है। तो उसकी वजह से सिम्टम प्रोड्यूस करता है। और ऐसे पेशेंट ज्यादातर माना जाता है लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे चल रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म को आईवी फ्लूइड जा रहे हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स जा रही हैं, या वेंटिलेटरी सपोर्ट पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे लॉन्ग टर्म है, तो ये लोग हाई रिस्क होते हैं। खास करके प्रीमेच्योर बच्चे हैं या ओल्ड एज पेशेंट है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, वो लोग, तो ये लोग हाई रिस्क होते हैं। और उनके सिम्टम चाहिए, जैसे स्किन में रैश होना, स्किन में अल्सर हो जाना, स्किन में रेडनेस हो जाना, अगर स्किन को अफेक्ट करेगा, नोज को अफेक्ट करेगा तो नोज से ब्लीड होना, नोज में स्नीजिंग होना, रनिंग नोज होना, स्टफी नोज होना, या ब्लैकिश डिस्चार्ज आना, या साइनस के अंदर पहुंच जाएगा तो वहाँ पे हेडेक करेगा, साइनोसाइटिस कर सकता है, गले के नीचे जाएगा, छाती में जाएगा तो फीवर करेगा, चेस्ट पेन करेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी कर सकता है, सांस में तकलीफ कर सकता है। अगर पेट में चला गया, आंख में चला गया तो मैं लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द, तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और जिस ऑर्गन को अफेक्ट करता है उसी के हिसाब से इसकी सिम्टम्स आते हैं। और इसकी जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी जो मॉर्टिलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो काफी हाई है। जिन लोगों में हो जाता है उसमें 50% तक मृत्यु दर है। प्लस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर इन्वेड कर जाता है, जैसे ब्रेन में इन्वेड कर गया, तो हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। इवन अगर आंख के अंदर चला गया तो आंख को निकालना पड़ता है, यूनिक्लिएशन करना पड़ता है। कई सारे पेशेंट की आंखें निकालनी पड़ेंगी, जब भी बॉम्बे वगैरह में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे थे। इसके अतिरिक्त जो है, इसका जो इलाज भी बहुत आसान नहीं है। इलाज हमारे पास है, एपोटेंशन भी इंजेक्शन देते हैं, कुछ ओरल ड्रग भी हैं, बट इलाज बड़ा लंबा है, कई हफ्ते हमें इलाज देना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को बड़ा प्रिकॉशन लेके चलना है। एक तो ऐसे लोग जो पोस्ट कोविड डिस्चार्ज हो रहे हैं, उन पेशेंट को ध्यान रखना है, घर जाके
बहुत बाहर घूमना नहीं, पार्क में नहीं जाना, बिल्कुल, सैर यानी नहीं। कि अगर हम ठीक भी हो गए हैं कोविड से तो भी हमें कई बातों का ध्यान रखना होगा और एहतियात जो है हर कदम पर बरतनी होगी। डॉक्टर साहब बने रहिए हमारे साथ। राजेश भारद्वाज जी का रुख करेंगे। डॉक्टर राजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या उन्हीं मरीजों के लिए खतरा है जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होकर अस्पताल पहुंचते हैं, या उन लोगों के लिए भी उतना ही खतरा है जो घर पर रहकर अपना इलाज कर रहे हैं? मान लीजिए किसी को सिम्टम्स नहीं है कोरोना के, एसिम्प्टोमेटिक है, और क्या उसके लिए भी ब्लैक फंगस जो है मुश्किल खड़ी कर सकता है? रचना जी, ये तो मैं बताऊंगा, ये नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस बहुत सालों की बीमारी है और ये उन पेशेंट्स में होता था और हम देखते थे जो सीवियरली इम्यून कॉम्प्रोमाइज थे, हाई डायबिटिक्स और जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में हैं, जिनसे इनकी पेशेंट की इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है या वीक हो जाता है, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स होते हैं। इनमें म्यूकोरमाइकोसिस बहुत सालों से हम ट्रीट कर रहे हैं और इसके दो किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंट्रावीनस एंटी फंगल एजेंट देते हैं, और दूसरा है सर्जिकल, जिसमें जहां पर फंगस जाके नुकसान कर रहा है, जहां फैल रहा है, चाहे वो आई में या ब्रेन की तरफ, उसको हम निकालते हैं ताकि पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाए। घर में ट्रीट किए हुए पेशेंट को हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको हाई डोज स्टेरॉइड नहीं मिले थे, उनको अगर ऑक्सीजन मिली भी थी तो शायद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू मिली थी। इन लोगों को खतरा और इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग जो आईसीयू में जाते हैं, इंट्रावीनस स्टेरॉइड मिलते हैं और उनको ऑक्सीजन सपोर्ट मिलता है और मैकेनिकल वेंटिलेशन होती है। डायबिटीज है जो अच्छी तरह से कंट्रोल में नहीं हो पाता, इन लोगों को चिंता करनी है कि रिकवरी में बिल्कुल ध्यान रखें, अपना ब्लड शुगर मेंटेन करें, और सिम्टम है अगर तो जल्द से जल्द रिपोर्ट करें ताकि इसका इलाज जल्दी हो। ये बीमारी ऐसी है जितना जल्दी हम इलाज करेंगे उतना जल्दी कारगर होगी वो, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी है अगर हम ठीक समय से डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे। बिल्कुल सर, ये भी एक चीज़ यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी को इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं, तो अगर इस तरह रात के समय अगर इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं या उस वक्त वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता है, तो फौरी तौर पर उसे क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसे रिलीफ मिल सके? रचना जी, बहुत सी चीजें हैं जिसमें घरेलू इलाज है। अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी इस तरह की है, हम अगर ऐसा सिम्टम है और कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहले कम से कम अगर हो सके तो कोई एमआरआई या एक सीटी स्कैन करवा लें। अगर सुविधा है, अगर हम जा सकें तो एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन हम डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं और वो हमको बता सकता है कि ये बीमारी है कि नहीं, और जल्द से जल्द वो इलाज शुरू करा सकते हैं फिर। बिल्कुल डॉक्टर भारद्वाज बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपका रुख करेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना की जो हालत है इससे हम सभी वाकिफ हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों, क्योंकि अस्पतालों की हालत हर कोई जान रहा है, और इसी बीच ऐसा क्या कारण है कि ब्लैक फंगस है वो भी खड़ी हो गई है सामने एक समस्या बनकर? तो कितनी मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है और किस तरीके से आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे आपको ट्रीट कैसे करना है या किस तरीके से को सावधानी बरतनी है ताकि ब्लैक फंगस से भी उबरा जा सके कोरोना के साथ साथ? देखिए रचना जी, पोस्ट कोविड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हम सबको पता है जो कोविड नाम का वायरस है, जो कोरोना वायरस है, ये हमारी बॉडी के सारे अंग को, जितने भी ऑर्गन है, सबको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। मेजर ऑर्गन इसका लंग्स है, फेफड़े हैं, मानते हैं हम लोग, बट फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दूसरे जितने ऑर्गन्स हैं, चाहे ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारी किडनीज है, लिवर है, ये सारे कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं और सब में डैमेज होता है। इसकी वजह से मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होते हैं। जो सीरियस पेशेंट होते हैं तो उनमें एक्यूट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं उनके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मेंटल प्रॉब्लम्स हो, ब्रेन के अंदर इंकेफेलोपैथी कर सकता है, आपके अंदर डिप्रेशन है, या आपके अंदर म्यूटेशन है, या आपके अंदर हेडेक रहना, परसिस्ट करना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। इसके तरह अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, हमने आजकल बहुत सारे केसेस से देखे जिनमें पोस्ट कार्डियक हार्ट अटैक हो रहा है, पोस्ट कोविड पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, बिकॉज उनका जो मायोकार्डाइटिस हो रही है पोस्ट कोविड पेशेंट्स में, या उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिदम है हार्ट की वो कम ज्यादा हो जाएगी, टैकीकार्डिया, इसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जो हार्ट में भी, जिसकी वजह डेथ एवं कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। और इसका लिवर में डैमेज, हमारे जो एंजाइम्स है लिवर के, एसजीएपी, एसजीपीटी, वो बढ़ जा रहे हैं, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया वगैरह किडनी वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। तो अगर हमें ध्यान रखना चाहिए डिस्चार्ज होने के बाद, अपने वाइटल चार्टिंग करते रहें, अपने हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट देखते रहें। अगर आपका हार्ट रेट 100 से ऊपर जा रहा है, 60 से कम आ रहा है, डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपकी सांस की गति 24 से ऊपर जा रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कठिनाई हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो हो सकता है पोस्ट कोविड कोई निमोनिया हो, कोई फंगल में कुछ हो, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से हो रहा है, या आपको फीवर परसिस्ट करा तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना है।
या आपको कोई डिलीजन हो रहा है, आपको नींद ज्यादा आ रही है, आपका हाथ पैर नीले होने या कोई दौरा पड़ रहा है, तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह जो डेंजर साइन जिनको बोलते हैं, अलार्म साइन है, जिनका आपको ध्यान रखना है। ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना। दूसरी बात, जो भी पेशेंट्स को मॉर्बिड डायबिटीज के, हाइपरटेंशन के हैं या हार्ट पेशेंट हैं, समय उनको अपनी सारी दवाइयाँ कंटिन्यू करनी, वो बंद नहीं करनी। हो सकता है उनकी डोज हमें बढ़ानी पड़ जाए, डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं, उनकी जो ड्रग्स हैं, तो उनको भी ध्यान रखना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, अपने शुगर को कंट्रोल रखना है, या हार्ट की जो बीपी की दवाएं वो कंटिन्यू रहेंगी, थायराइड की उनको नहीं छोड़ना है। और बाकी जो है साफ सफाई का ध्यान रखना है, फ्लूइड खूब सारा लेना है, मीन्स आप तरल पदार्थों का अच्छे से सेवन करेंगे। बहुत सारे पेशेंट हैं डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, उनकी वजह से भी इनको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं। तो बिल्कुल अच्छी जी बिल्कुल, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ बने रहिए। रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे समय संवाददाता जुड़ चुके हैं, आलोक गुप्ता। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे क्या ताजा हालात हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के, क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि गांव में सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है। क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए बीते 24 घंटे का जो अपडेट सामने आया है, कल और आज में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन 500 मरीजों की संख्या में कमी आई है। लगभग 17,775 नए मामले सामने आए हैं। डेथ का रेशियो देखा जाए तो इस महीने में पहली बार 300 से कम गया है और 281 डेथ हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक्टिव केस की अगर बात करते हैं तो 2,04,000 के करीब एक्टिव केस है। अब प्रदेश सरकार का जो फोकस है वो गांव में है, पंचायतों में है, और वहां पर आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से रैपिड सर्वे कराया जा रहा है। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ में उनकी रैपिड टेस्ट भी कराया जा रहा है, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी दवा करने का काम किया जा रहा है। जो गंभीर है उन्हें क्वारंटाइन सेंटर या निकटतम अस्पताल में उनको भर्ती कराने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो सेकेंड वेव है उसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा गांव में पहुंच चुका है, गांव में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लगभग उत्तर प्रदेश के 95,000 से ज्यादा जो राजस्व गांव है वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने फोकस किया हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी निकले हैं, आज वो दौरे पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। अलीगढ़ पहुंचे थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड भी हुआ, वहां के डीसी से उन्होंने बातचीत की। और इसके बाद में वो मथुरा पहुंचे हैं, मथुरा के इंटीग्रल कोविड केयर सेंटर में, वहां पर उन्होंने आलोक योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक चीज यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या तस्वीर इस बात को लेकर नजर आ रही है कि जांच कम हो रही है इसलिए ताकि आंकड़े बढ़ते हुए नजर ना आए? क्या इस बात में सच्चाई कुछ नजर आ रही है? क्या लोग वहां पर प्रॉपर जो टेस्टिंग है वो करवा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में लापरवाही जरूर रही है कि लोगों ने टेस्टिंग नहीं कराई, खुद दवाई खाते रहे घर में ही, जिसके कारण जब उनकी तबीयत बिगड़ी है तो अचानक उन्हें हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ा। और जहां पर शुरुआती दौर में जो इंतजाम थे वो नाकाफी रहे हैं। हालांकि टेस्टिंग की बात आपने की है, लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में टेस्टिंग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिदिन हो रही है। ये आंकड़े सरकार की तरफ से लगातार बताए जा रहे हैं कि 2 लाख प्लस टेस्टिंग हो रही है। और कल जब मुख्यमंत्री योगी ने टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की थी तो उन्होंने साफ किया कि ये टेस्टिंग 3 लाख से 3.5 लाख तक बढ़ाकर की जाए। इस बीच में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और हाल में जिस तरीके से ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही लोग वैक्सीनेट करा पाएंगे, इसमें भी रियायत दी गई है कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं और भले ही वो किसी अन्य राज्य के रहने वाले हों, तो आधार की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट के पेपर से काम हो जाएगा। साथ ही जो अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से बैंक की पासबुक, बिजली के बिल, ये सारी चीजें उन्होंने की है। फिलहाल अब 18+ पर जोर है उत्तर प्रदेश सरकार का कि किस तरीके से प्रदेश के बाकी अन्य जिलों में भी इसको बढ़ाया जाए। बिल्कुल, आलोक खबर पर नजर बना रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश का आपने हाल जाना। रुक करेंगे हमारे दोनों मेहमानों की तरफ। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आपसे यहाँ पर एक सवाल मैं जानना चाहूंगी। आपने कुछ देर पहले स्टेरॉइड्स की बात की थी। अक्सर देखा जाता है जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग हैं, जो अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, वो सबसे ज्यादा स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। तो क्या माना जाए कि वो भी खतरे में ही है या उन लोगों को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है? रचना जी, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा, खासकर आई विल यूज दिस प्रोग्राम और अपने दर्शकों को बताने के लिए। स्टेरॉइड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये एक वंडर ड्रग है।
वंडर ड्रग इसलिए है क्योंकि ये जो बीमारी है, और WHO ने और बार बार एजेंसीज ने जो बताया है, जो रिसर्च कर रही है उसके ऊपर, इस बीमारी में खाली इनिशियल स्टेज में सिम्टोमेटिक रिलीफ है और बाद में डेक्सामेथासोन या स्टीरॉयड और ऑक्सीजन थेरेपी, इनके अलावा कोई भी थेरेपी अप्रूव नहीं है। चाहे हम जितने से जितनी महंगी से महंगी दवाइयां खरीद लें इस उम्मीद में कि हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। रेकमेंडेड थेरेपी में बस यही चीजें हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ फॉर माइल्ड केसेस, स्टीरॉयड एंड ऑक्सीजन थेरेपी फॉर दोज हु नीड इट। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्टीरॉयड का क्या है। स्टीरॉयड इन्फेक्शन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन को घटाता है। ये बीमारी शुरू में जब वायरस शरीर में एंटर करती है तो उसकी नेचुरल हिस्ट्री ये होती है कि वायरस अंदर जाके अपने वो ACE2 रिसेप्टर्स पे पहुंच के मल्टीप्लाई करता है, विच इज द स्टेज ऑफ रेप्लिकेशन। इस स्टेज में अगर हमने स्टेरॉइड दिया तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी घटती है और वो रेप्लिकेशन रैपिडली बढ़ जाती है, वायरस बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करता है बॉडी में। डे 5 तक हमने स्टेरॉइड नहीं शुरू करना, अपने आप घर में बैठ के हमने स्टेरॉइड नहीं शुरू करना, क्योंकि जितना स्टेरॉइड हेल्पफुल है उतना स्टेरॉइड हार्मफुल है। इसका टाइमिंग बहुत जरूरी है, हम कब शुरू करें इसको। रही आपकी जो एथलीट्स और रेसलर्स की बात, जो स्टीरॉयड लेते हैं वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स हैं, वो बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं। ना हमने, ना कभी किसी डॉक्टर्स ने, डॉक्टर गुप्ता भी सहमत रहेंगे, हमने कभी भी नहीं रेकमेंड किया कि एथलीट्स और बॉडी बिल्डर्स और रेसलर्स इस तरह के स्टीरॉयड, एनाबॉलिक स्टीरॉयड लें, क्योंकि ज्यादातर लॉन्ग टर्म में ये हार्म करते हैं बॉडी के ऊपर, आपकी किडनी को डैमेज करते हैं और आपको नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। डीके गुप्ता जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सर ने कहा कि नहीं लेना चाहिए स्टेरॉइड क्योंकि हार्मफुल भी है, और एक चीज़ आपसे यहाँ पर मैं जानना चाहूँगी कि आखिरकार स्टेरॉइड्स की भूमिका है क्या? क्या कोरोना के इलाज में इसकी अहम भूमिका है? कितना नुकसानदायक हो सकता है कोविड पेशेंट्स के लिए ओवरडोज लेना? क्या यही एक बड़ा कारण है? बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग खास करके वो स्टेरॉइड के यूज से डरते हैं, उन्हें लगता है स्टेरॉइड खाने से नुकसान होंगे, इसके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड देने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप एक हफ्ते तक या 10 दिन तक साइड हम लोग स्टेरॉइड देते हैं किसी भी थेरेपी में, किसी भी बीमारी में, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो लोगों के अंदर वहम है और लोग इसलिए लेट कर देते हैं स्टेरॉइड थेरेपी को, इसलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए लोगों को आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड की ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो अगर आपको जान बचानी है इस समय, एक ही ड्रग है जो जान बचा सकता है, वो है स्टेरॉइड और दूसरा है ऑक्सीजन। तो अगर आपको फीवर 4 से 5 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है और कोविड है या नहीं है, कोई भी जांच नहीं हो पा रही है, जांच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जांच नहीं हो पा रही है तो भी आपको 5th या 6th डे स्टेरॉइड स्टार्ट कर देना चाहिए। एक करंट रिकमेंडेशन है हम सारे एक्सपर्ट्स की, बिकॉज अगर आपको जान बचानी है उससे कोई नुकसान नहीं है। जितना हम लेट स्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे उतना ही चांसेस है न्यूमोनिया बढ़ जाएगा, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, उतना ही इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ेंगे, उतना ही HRCT की जो CT स्कैन छाती को कंडीशन खराब हो जाएगी और बाद में ऑक्सीजन की थेरेपी लंबी देनी पड़ेगी, लंग ज्यादा डैमेज होंगे, चांसेस ऑफ ARDS, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन और डेथ के बढ़ जाते हैं। तो सिर्फ जो अभी तक जितनी स्टडी हुई है उसमें प्रूवन ड्रग जो जान बचा सकता है वो स्टेरॉइड ही है। इसलिए कृपया करके स्टेरॉइड से इस समय में परहेज नहीं करना चाहिए। हमें बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड नहीं चाहिए, हमें समय जान बचाने के लिए चाहिए। और कोविड में हम ये देख रहे हैं जिसमें 5वें 6वें दिन जिसमें हम लोग स्टेरॉइड स्टार्ट कर दे रहे हैं, जिसमें हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एग्रेसिव हाई डोज स्टेरॉइड दे रहे हैं, वो लोग जल्दी रिकवर कर रहे हैं, उनकी रिकवरी फास्ट हो रही है, उनके कॉम्प्लिकेशन कम हो रहे हैं, उनका हॉस्पिटल स्टे कम हो रहा है, उनकी डेथ कम हो रही है। तो इस बात को मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सारे लोग सुनने, खास करके दर्शक, हम सबको परहेज रहता है कि स्टेरॉइड लेने से। इस समय डॉक्टर की रिकमेंडेशन को फॉलो करें, अपना दिमाग ना लगाएं। अगर आपका डॉक्टर कह रहा है कि आपकी क्लिनिकल कंडीशन है, आपकी लैब रिपोर्ट ऐसी हैं जिसमें स्टेरॉइड की आवश्यकता है, तो आपको तुरंत स्टेरॉइड स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि डॉक्टर की राय को लेकर ही आप किसी तरह का कोई कदम आगे बढ़ाएं, खुद से अपनी राय पर अमल ना करें इस वक्त तो बेहतर होगा। फिलहाल अहमदाबाद से हमारे अरविंद शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। अरविंद, अगर बात करें अहमदाबाद की तो फिलहाल वहां क्या हालात हैं, किस तरह की तस्वीर वहां नजर आ रही है कोविड के मरीजों को लेकर? देखिए, अगर अहमदाबाद की बात ना करके मैं पूरे गुजरात की बात करूं तो ये कहना सार्थक होगा कि आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। गुजरात में कोरोना के नियंत्रण में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, चाहे सूरत हो, अहमदाबाद हो, राजकोट हो, बड़ोदरा हो, और ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं और वो वार्ड भी कम पड़ने लगे हुए हालात ये। तो ये यथार्थ है कि ब्लैक फंगस एक महामारी के रूप में उभर कर आया है। डॉक्टर अभी कोरोना से उभरे भी नहीं है कि ये दूसरी परेशानी आ गई और लोग उससे डॉक्टरों को जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर भरोसा दिला रहे हैं कि वो इस से भी विजय पा लेंगे, लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतनी होगी।
रहा सवाल इस चीज का कि ब्लैक फंगस का जो अभी हमारे सीनियर डॉक्टर बता रहे थे, कई कारण भी है, लेकिन एक कारण और ये भी है, आज मुझे किसी डॉक्टर ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर जबरदस्त दबाव है और जिसके चलते अनुभवी डॉक्टरों के निर्देशन में जो ऑक्सीजन दी जाती है और जो ऑक्सीजन लगाने का जो मटेरियल होता है उसका जो रखरखाव होता है वो अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, तो संक्रमण ना होने के नहीं हो सकता है। लेकिन यदि जो अनुभवहीन जो कर्मचारी है उनके द्वारा लगातार क्योंकि दबाव है स्वास्थ्य सेवाओं पर, कई लोगों का ऑक्सीजन देनी पड़ रही है, ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन लगाने का अनुभव नहीं रहा है और ऑक्सीजन लगाने के दौरान जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है उस प्रोटोकॉल को भी फॉलो कहीं नहीं किया गया और इसके कारण भी बिल्कुल अरविंद, इस कठिन समय में लोगों को अपनी बात को ना मानकर दूसरों की, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उस बात को मानना जरूरी हो जाता है। इस बात को भी समझना होगा लोगों को। फिलहाल अगर बात करें वहां पर इस वक्त क्या शहरी क्षेत्रों के अलावा गाँव में भी तस्वीर किस तरह की नजर आ रही है, इस बात को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, इन सब चीज को लेकर? देखिए, वैक्सीनेशन की जहां तक बात है तो जिस प्रकार से पूरे देश में वैक्सीन की कमी है वो कमी गुजरात में भी देखी जा रही है। गुजरात में भी कई जगह पर हो हल्ला हो रहा है और वैक्सीन लोगों को समय से नहीं मिल पा रही है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह पर वैक्सीनेशन के लिए सरकार जितना हो सकती है उसका प्रयास कर रही है, लेकिन वैक्सीन जितना उपलब्ध होना चाहिए मुझे लगता है वो उतना उपलब्ध हो नहीं पा रहा है। कोरोना की जहां तक बात है, कोरोना अब सरकार बता रही है कि नियंत्रण में हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ एक बात भी तय है कि कोरोना का जो टेस्टिंग है वो लगातार सरकार ने कम कर दिया, लेकिन कोरोना यथार्थ में कम हुआ है ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से संतान घाटों पर लगातार लाशों की लाइन लगा करती थी वो अब कम दिखाई दे रही है और उससे लगता है कि कोरोना कम हुआ है। लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात है तो ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना ने पांव पसारे हैं, लेकिन गुजरात सरकार की सजगता से गाँव में भी मुझे लगता है कि कोरोना कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि गुजरात सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, कोरोना मुक्त अभियान। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं अरविंद कि इस अभियान के जरिए जो है इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिलहाल बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और रुख करेंगे डॉक्टर भारद्वाज का, जो कि हमारे साथ लगातार इस बहस में शामिल हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आपसे एक ये सवाल जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं कि अक्सर देखा जाता है कि कई बार लोगों को एलर्जी होती है, छींकें आने लगती हैं, नाक बहने लगती है और बार बार स्किन पर खुजली होने लगती है। क्या ये सभी चीजें ब्लैक फंगस की ओर इशारा करती हैं? ये सिंपल एलर्जिक राइनाइटिस या नेजल एलर्जी के सिम्टम्स हैं जी। क्लियर वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, जो क्लियर जो पानी आता है नाक से, छींके आना, नेजल इरिटेशन या नेजल इचिंग और थोड़ा सा नेजल स्टफीनेस, ये सब सिंपल एलर्जी के लक्षण हैं। सिंपल सा ओवर द काउंटर आप एंटी एलर्जी की गोली खा सकते हैं, उससे आप ठीक रहेंगे। और ज्यादातर जिन लोगों को ये होता है उनको प्रीवियस हिस्ट्री होती है कि मार्च अप्रैल महीने में हमको ऐसा होता है या अक्टूबर नवंबर में होता है, तो ये बड़े सिंपल से सिम्टम हैं, ये ब्लैक फंगस के सिम्टम नहीं है। ब्लैक फंगस के सिम्टम तब हम मानेंगे जब चीक पेन होगा, जब क्रस्टिंग और ब्लडी नेजल डिस्चार्ज, मतलब नाक से खून आना शुरू होगा, सिर में दर्द होगा, विजन की प्रॉब्लम होगी, दांत में दर्द होगा और ओवरऑल पेशेंट की कंडीशन डिटीरियोरेट करने लग जाती है, तब हम मानेंगे कि ये ब्लैक फंगस की निशानी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को कुछ राय, कुछ मशवरा, कुछ देना चाहते हैं, आप प्लीज हमारे दर्शकों के लिए कहिए। रचना जी, बहुत जरूरी है हमको ये जानना, हम हमेशा फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव इस तरह की बातें करते हैं जी। मैं खाली दो चीज बताना चाहता हूँ। नंबर 1, जहां पर जब जो वैक्सीन का मौका आपको लगे वो प्लीज वैक्सीन लगाइए। मैं मानता हूं थोड़ी कमी है, लेकिन ये कमी ठीक हो जाएगी। जून जुलाई में वैक्सीन के नंबर भी बढ़ जाएंगे। आप वैक्सीन जरूर लगाइए, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। कुछ टाइम में स्पुतनिक 5, J&J, जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन भी अप्रूव हो जाएंगे। ये सब बहुत अच्छी ट्रायल्स कर करके अप्रूव हुए हैं, आप घबराइए मत। आपका अगर टर्न आएगा आप जाइए और वैक्सीन लगाइए। नंबर 2 बात, जब तक आप वैक्सीन ना लगा सकें, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। बाहर जाएं तो फेस मास्क पहन के जाएं, जरूर है, बाहर जाएं तो जरूर फेस मास्क पहन के जाएं। घर वापस आएं तो साबुन पानी से हाथ अच्छी तरह से धोएं, ताकि आप इन्फेक्शन किसी को ट्रांसमिट ना करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ब्लैक फंगस से अगर आप बचना चाहते हैं तो अपना आपको पूरा ख्याल रखना होगा, डॉक्टर्स की सलाह को मानना होगा और अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरे की सुरक्षा का भी ख्याल रखते हुए इन सब प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना होगा। इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय। मुझे दीजिए इजाजत। सारा प्रणाम।